नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है मेरी अधूरी मोहब्बत। इससे पहले कि मित्रों आप हमारी कहानी में खो जाएं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरीके की कहानियां जो हर रोज मैं लेकर के आता हूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। नियति आज बहुत बेचैन है। आज ऑफिस से आने के बाद उसने ना घर बात की और ना ही किसी फ्रेंड से। वैसे तो रोज ऑफिस से आने के बाद माँ से जरूर बात करती थी। नियति एक वेल एजुकेटेड लड़की है जो एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करती है। जॉब की वजह से घर से दूर रहती है। आज सालों बाद नियति इतनी परेशान है, वरना कभी किसी ने उसे परेशान नहीं देखा। आज नियति को भूख भी नहीं लगी थी, इसलिए उसने बस एक कप कॉफी बनाई और उसे लेकर के ऊपर टेरिस पर चली गई। आज उसके ऑफिस में कोई नया बॉस आया था। विनय मल्होत्रा नाम था उसका। नाम सुन करके नियति को 6 साल पहले की याद आ गई। इसलिए ऑफिस से आने पर नियति इतनी बेचैन थी, कहीं ये वही विनय तो नहीं है, लेकिन वो यहाँ कैसे आ सकता है। नियति 6 साल पहले के बारे में सोचने लगती है। 6 साल पहले नियति उठ जा बेटा, सुबह हो गई है, स्कूल नहीं जाना है। कितनी सोती है तू? अरे मम्मा सोने दो ना प्लीज। उठ जा बेटा, 7 बज गए हैं। अरे मम्मा आपने बताया भी नहीं, आज मैं फिर से नहीं देख पाऊंगी, नियति मन में सोचती है। नियति जल्दी से उठ करके फ्रेश हो करके स्कूल के लिए तैयार हो जाती है और अपने स्कूल बस स्टैंड पर पहुंच जाती है। जो इधर उधर देखती है लेकिन उसे कोई नजर नहीं आता है। ये नियति का रोज का काम था, बस स्टैंड पर खड़े हो करके उसका इंतजार करना। लगता है आज फिर उसकी बस चली गई, मैं लेट हो गई। यही सोचती है कि तभी नियति की बस आ जाती है और वो उदास हो करके स्कूल चली जाती है। स्कूल में सिम्मी उससे पूछती है, क्या हुआ, तू उदास क्यों है? कुछ नहीं यार, बस आज मन नहीं था स्कूल आने का, नियति रूखे मन से जवाब देती है। सिम्मी नियति की बहुत अच्छी तरह दोस्ती थी। वो दोनों बचपन से एक दूसरे के साथ थे, इसलिए बहुत अच्छे से समझती थी एक दूसरे को। सिम्मी मन में सोचती है, पहले तो ये कभी स्कूल के लिए मना नहीं करती थी, आज ऐसा क्या बोल रही है? जरूर मुझसे कुछ छिपा रही है। अब मुझे ही पता करना पड़ेगा। स्कूल की छुट्टी होने पर सिम्मी नियति से पूछती है, चल बता क्या बात है, तू परेशान क्यों है? मैंने तुझे पहले कभी इतना परेशान नहीं देखा है। कुछ नहीं यार, बस आज सर में दर्द है, नियति झूठ बोल देती है और तभी उसकी स्कूल बस आ जाती है और वह घर चली जाती है। नियति की परेशानी की वजह था वो लड़का जो उसे हर रोज बस स्टैंड पर मिलता था। वो अपने स्कूल बस का इंतजार करता था और नियति उसका पिछले 6 महीने से वो उसे हर रोज मिलता था, लेकिन कभी नियति की हिम्मत नहीं हुई उससे बात करने की। वो तो उसे देख करके ही खुश हो जाती थी। नियति उसे पसंद करती थी, नहीं शायद प्यार करती थी, इसलिए उसे खुद नहीं पता था कि ना जाने कब देखते देखते उसे उस लड़के से प्यार हो गया था। पिछले कई दिनों से वो लड़का उसे नजर नहीं आया था, इसलिए वह परेशान थी। नियति कुछ जानती भी नहीं थी उसके बारे में, उसका नाम तक नहीं जानती थी। कई दिनों से परेशान नियति को देख करके सिम्मी ने फिर एक बार उससे पूछा, अगर मुझे दोस्त मानती है तो सच बता क्या बात है, मैं शायद तेरी कोई मदद कर सकूं। बार बार पूछने पर नियति उसे पिछले 6 महीने की अपनी सारी बातें बता देती है। नियति की बात सुन करके सिम्मी कहती है, तू परेशान हो ना, मैं उस लड़के के बारे में बात करूंगी, तू अभी घर जा, बस भी चली गई तेरी, मम्मा चिंता कर रही होंगी, चल मैं तुझे घर छोड़ देती हूँ। सिम्मी की बात सुन करके नियति कहती है, तू रहने दे, मैं रिक्शा करके चली जाऊंगी,
तू बस उस लड़के को ढूंढने में मेरी मदद कर दे। इतना कहने के बाद नियति और सिम्मी दोनों अपने अपने घर चली जाती हैं। घर पहुंचने पर आज बिना माँ से बात किए चुपचाप अपने रूम पर जाकर के लेट जाती है और उस लड़के के बारे में सोचने लगती है कि कैसे 6 महीने पहले अचानक वो उसे दिख गया था। दोनों एक ही जगह खड़े हो करके अपनी अपनी बसों का इंतजार करते और बस आने पर चले जाते। कभी एक दूसरे से बात करने की कोशिश नहीं की। यही बस सोचते सोचते नियति को नींद आ जाती है। शाम को जब मम्मा उसे खाने के लिए बुलाती हैं तो वो बाहर आकर के चुपचाप खाना खा करके वापस रूम में चली जाती है। नियति के पापा नियति की माँ से पूछते हैं, आज ये इतनी शांत क्यों है? पहले तो कभी इतनी शांत नहीं रहती थी। शायद एग्जाम की टेंशन होगी, नियति की माँ ने बर्तन उठाते हुए कहा। अगले दिन नियति फिर स्कूल के लिए तैयार होने लगी और यही सोच रही थी कि काश आज भी वो मुझे मिल जाए तो मैं उससे बात करके कम से कम उसका नाम तो पूछ लूं और उससे झगड़ा करूं कि इतने दिनों तक दिखाई क्यों नहीं दिए। नियति तैयार हो करके जल्दी जल्दी बस स्टैंड पहुंची, लेकिन आज फिर वो उसे कहीं नजर नहीं आया। वो उदास हो करके आज फिर स्कूल पहुंची। स्कूल में सिम्मी उसका इंतजार कर रही थी। नियति के आते ही उससे बोली, सिम्मी, मैंने उस लड़के के बारे में पता कराया। उसका नाम विनय है और वो हमारे स्कूल के पास वाले स्कूल में ही पढ़ता है। इन दिनों वो अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ शादी का फंक्शन अटेंड करने गया है, इसलिए स्कूल नहीं आ रहा है। विनय, विनय अच्छा नाम है, नियति मन ही मन बोली। इतना जानने के बाद नियति के चेहरे में हल्की सी मुस्कान आ गई और वो सिम्मी के साथ क्लास में चली गई। अगले दिन रविवार था तो नियति को स्कूल जाने की कोई चिंता नहीं थी। वो आराम से सुबह देर से जगी, नाश्ता किया और तैयार होने लगी। मम्मा ने पूछा, नियति बेटा कहाँ जा रही हो? आज तो संडे है। मम्मा, कुछ नहीं, बस सिम्मी के यहाँ जा रही हूँ। आज उसके भाई का बर्थडे है तो उसने बुलाया है, नियति ने जवाब दिया। ठीक है बेटा, अच्छे से जाना और शाम को पापा को भेज दूंगी, वो तुझे ले आएंगे, मम्मा ने कहा। नियति तैयार होकर के सिम्मी के घर पहुंची। वहाँ सारी तैयारियां चल रही थी। काफी बड़ी पार्टी रखी गई थी, बहुत सारे लोगों को बुलाया गया था। नियति को देख करके सिम्मी ने उसे अपने साथ मार्केट चलने को कहा और मन ही मन सोचने लगी, भाई के बर्थडे में मैं आज तुझे असली सरप्राइज दूंगी। मार्केट में काफी खरीदारी करने के बाद शाम को दोनों घर आई। तब तक सारे मेहमान आ चुके थे। सिम्मी ने एक ड्रेस नियति को देते हुए कहा, जा तू भी तैयार हो जा नीऊ, तेरे ये कपड़े गंदे हो गए हैं, तू मेरी ड्रेस पहन ले। नियति ड्रेस लेकर के ऊपर सिम्मी के कमरे में चली गई और सिम्मी हाल में उस खास मेहमान का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर में एक लड़का हाथ में गिफ्ट लिए हाल में आया और सिम्मी से बोला, हाय सिम्मी, कैसी है तू? सिम्मी के मम्मा और पापा के पैर छूते हुए बोला, मामा जी क्या खिला रहे हो इसे? ये तो बस मोटी होती जा रही है। सिम्मी ने कहा, भाई अब बस भी करो, तुम तो आते ही मुझे चिढ़ाने लगे। वैसे आज मुझे तुमसे किसी को मिलाना है। सिम्मी ऊपर कमरे में जाकर के नियति को आवाज लगाती है कि जल्दी नीचे आ जा, सब मेहमान आ गए हैं। नियति जल्दी से तैयार होकर के बाहर आती है तो सिम्मी उससे कहती है, आज तो तू सच में डॉल लग रही है, कोई पसंद ना कर ले तुझे। दोनों हंसते मुस्कुराते नीचे आती हैं और सब उन्हीं दोनों को देखने लगते हैं। सिम्मी सबसे नियति को मिलाती है और फिर एक लड़के के सामने जा करके सिम्मी नियति से कहती है, इससे मिलो, ये है मेरा कजिन विनय उर्फ बीनू। नियति विनय नाम सुन करके उस लड़के की तरफ देखती है और शर्मा करके वहां से दूर चली जाती है। ये वही लड़का था जिसे नियति इतने दिनों से ढूंढ रही थी और वो सिम्मी का भाई था। तभी सिम्मी ने उसे एक दिन में ही उसके बारे में सब बता दिया था। नियति मन ही मन सोचती है। फंक्शन में नियति विनय से थोड़ी बहुत बात करती है और वापस पापा के साथ घर आ जाती है। रात में बिस्तर पर जाने के बाद आज नियति की आंखों में नींद नहीं थी। वो पूरे टाइम विनय के बारे में ही सोचती रहती है। सुबह जल्दी जल्दी तैयार हो करके वो नाश्ता करके बस स्टैंड पहुंचती है। आज वहां उसे विनय खड़े दिखाई
दिखाई देता है। वो नियति को देख करके हेलो करके हल्की स्माइल देता है। नियति भी स्माइल करती है, तभी विनय की बस आ जाती है और वो स्कूल चला जाता है। विनय 12th में था जबकि नियति 11th में थी। विनय के बोर्ड एग्जाम थे, इसलिए उसका पूरा ध्यान पढ़ाई पर रहता था, जबकि नियति का पूरा ध्यान विनय पर। वो हर टाइम विनय के बारे में ही सोचती रहती। पढ़ाई से उसका मन हटने लगा था। वो बस विनय से बात करना चाहती थी, उसे अपने दिल की बात बताना चाहती थी, लेकिन उसे अभी तक मौका नहीं मिला था। 1 महीने बाद नियति शाम को बैठे लैपटॉप पर फेसबुक चला रही थी, तभी उसके पास एक रिक्वेस्ट आई। विनय मल्होत्रा बीनू। नियति के फेस पर स्माइल आ गई और उसने बिना कुछ देखे ही उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली और हाय का मैसेज भी कर दिया। काफी देर इंतजार करने के बाद भी जब विनय ऑनलाइन नहीं आया तो विनय लॉन्ग आउट करके पढ़ने चली गई। विनय के एग्जाम हो चुके थे, लेकिन अब नियति 12th में पहुंच गई थी। उसके बोर्ड्स थे इस बार। नियति का मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लग रहा था। वो बार बार विनय के फेसबुक ओपन करके देख रही थी। जब विनय ऑनलाइन नहीं आया तो नियति लैपटॉप बंद करके सो गई। अगले दिन सुबह नियति तैयार हो करके बस स्टैंड पहुंचती है। आज उसके चेहरे पर एक अलग ही सुकून है। उसकी नज़र आज किसी को तलाश नहीं रही है, क्योंकि अब उसे भी पता है कि अब विनय को स्कूल नहीं जाना और वो उसे यहाँ नहीं मिलेगा। स्कूल में नियति सिम्मी से मिलती है और उससे विनय के बारे में बात करती है। सिम्मी नियति को बताती है कि अब भाई आगे की पढ़ाई के लिए दूसरे शहर जा रहे हैं। सिम्मी की बात सुन करके नियति फिर उदास हो जाती है। उसे लगता है कि वो विनय को खो देगी। घर आने के बाद आज नियति उदास मन से फेसबुक ओपन करती है तो उसमें विनय का मैसेज पढ़ती है। हाय नियति, पहचाना? मैं विनय, सिम्मी का भाई और तुम्हारा बस स्टैंड वाला दोस्त। स्माइली स्टिकर के साथ नियति उससे बात करती है और उसके बारे में जानने की कोशिश करती है। विनय से बात करके नियति को ऐसा लगता है कहीं ना कहीं विनय भी उसे पसंद करता है। विनय से बात करते करते नियति को 1 महीने बीत जाता है, लेकिन नियति उससे अभी भी फोन पर बात नहीं करती है। एक दिन बात करते करते विनय नियति को बताता है कि उसका दिल्ली के कॉलेज में एडमिशन हो गया है और अगले हफ्ते उसे दिल्ली जाना है। नियति को ये बात पहले से पता थी, लेकिन उसे लगता था शायद सिम्मी ऐसे ही बोल रही हो। लेकिन अब नियति उदास हो जाती है और विनय से उसका नंबर मांगती है। विनय भी बिना कुछ बोले उसे अपना नंबर दे देता है। नियति की मन बहुत बेचैन हो जाता है और वो फेसबुक बंद करके विनय के बारे में सोचने लगती है। सोचते सोचते उसे नींद आ जाती है। सुबह जग करके वो अपना मोबाइल उठाती है और एक नंबर पर मैसेज करती है। हेलो, गुड मॉर्निंग, नियति हियर, वेरी गुड मॉर्निंग न्यू। उधर से मैसेज आता है, ये विनय का नंबर था, तुम जग गए हो ना? नियति पूछती है। अगर मैं सो रहा होता तो रिप्लाई कौन करता, मेरा भूत? स्माइली स्टिकर के साथ विनय रिप्लाई देता है। हाँ हाँ, वेरी फनी। नियति वापस मैसेज करती है। वैसे क्या कर रही हो तुम? विनय पूछता है। तुमसे बात कर रही हूँ, नियति जवाब देती है और मन ही मन सोचती है अब तो ये जग गया है, क्या मैं इसे कॉल करूं? दिमाग कहता है मत कर, वो क्या सोचेगा। दिल कहता है एक बार उसकी आवाज सुन लूं तो मेरा दिन बन जाएगा। आखिरकार दिल और दिमाग की जंग में दिल जीत गया और नियति विनय को कॉल लगा देती है। हेलो, गुड मॉर्निंग। विनय फोन उठा करके तुरंत बोलता है। नियति भी गुड मॉर्निंग बोल करके शांत हो जाती है। विनय पूछता है, मुझे लगा था कि कल तुमने नंबर लिया था तो कल ही बात करोगी, लेकिन तुमने तो अब कॉल की। नियति कहती है, हाँ लेकिन मुझे कल नींद आ गई थी इसलिए मैं सो गई थी। चलो कोई बात नहीं, और बताओ कैसी हो? विनय पूछता है। अच्छी हूँ मैं, और तुम कैसे हो? नियति कहती है और मन में सोचती है, अभी तो अच्छी हूँ लेकिन तुम्हारे जाने के बाद कैसी रहूंगी पता नहीं। विनय से काफी देर बात करने के बाद नियति को अच्छा फील होता है और उसके बाद वो नीचे जाकर के माँ से बात करने लगती है। माँ उससे उसकी पढ़ाई के बारे में पूछती है तो कहती है, मम्मा पढ़ाई अच्छी चल रही है। तभी उसके
फोन में किसी का मैसेज आता है, वो ओपन करके पढ़ती है, मैं आज सिम्मी के घर जा रहा हूँ, मामा जी ने बुलाया है, क्या तुम भी आ सकती हो? मैं इसी बहाने तुमसे भी मिल लूंगा। अगर तुम आना चाहती हो तो सिम्मी को बोल दूंगा, वो तुम्हारी मम्मा से बात कर लेगी। क्या उसे भी मुझसे मिलने में इंटरेस्ट है? आज पहली बार उसने मुझसे कुछ कहा है। नियति मन में सोचती है और यस का मैसेज लिख करके सेंड कर देती है। ओके, मैं सिम्मी को बोलता हूँ, विनय ने जवाब दिया। थोड़ी देर बाद नियति की मम्मा के पास सिम्मी की कॉल आती है और वो उनसे बोलती है, आंटी क्या आप सिम्मी को घर भेज देंगी? मुझे प्रोजेक्ट में थोड़ी हेल्प चाहिए, मैं उसे लेने आ जाऊं? ठीक है बेटा, मैं भेज देती हूँ, नियति की मम्मा कहते हुए फोन नियति को देती हैं और नियति से कहती हैं, तुम तैयार हो करके सिम्मी के घर चली जाओ और शाम को थोड़ा जल्दी आ जाना। ओके मम्मा, नियति जवाब देती है। नियति अपने मम्मा पापा की इकलौती बेटी थी, इसलिए उसके मम्मा पापा उसका बहुत ध्यान रखते थे, उसे कहीं अकेले नहीं भेजना चाहते थे। सिम्मी नियति की बचपन की सहेली थी, इसलिए उसके घर आने जाने की कभी मना नहीं करते थे। सिम्मी के पापा बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, लेकिन सिम्मी को देख करके कभी ऐसा नहीं लगता था, क्योंकि उसे बिल्कुल सिंपल रहना पसंद था, इसलिए वो स्कूल भी कार की बजाय साइकिल से जाती थी। नियति जल्दी जल्दी तैयार होने लगी। आज वो बहुत खुश थी, और हो भी क्यों ना, आज वो विनय से जो मिलने वाली थी, विनय जिससे वो पिछले 1 साल से प्यार करती थी, लेकिन कभी बताने की कोशिश नहीं की। जल्दी जल्दी तैयार हो करके नियति सिम्मी के घर पहुंची तो पता चला कि घर में सिम्मी, उसका भाई और उसकी दादी केवल हैं। उसके माँ पापा कहीं बाहर गए हैं, लेकिन विनय ने तो बोला था कि मामा जी ने मुझे बुलाया है। नियति मन में सोचती है। तभी सिम्मी आती है और उसे दादी के पास बैठने को बोल करके अपने कमरे में चली जाती है। सिम्मी की दादी नियति को बहुत पसंद करती थी, वो सिम्मी की तरह ही नियति को भी बेस्ट फ्रेंड थी। सिम्मी अपनी हर बात दादी को बताती थी और उसने विनय और नियति की बात भी उन्हें बता दी थी। दादी बस मुस्कुरा करके नियति से बात कर रही थी। तभी हाल में विनय आया और उसने आकर के अपनी नानी जी के पैर छुए। नियति ने विनय को देखा और शर्मा करके अपनी आंखें नीचे कर ली। आज विनय कुछ ज्यादा ही अच्छा लग रहा था नियति को। विनय भी नियति को हाय बोल करके ऊपर सिम्मी के कमरे में चला गया। ये दोनों ऊपर रूम में क्या खिचड़ी पका रहे हैं, नियति मन ही मन सोचने लगी। तभी सिम्मी नीचे आई और नियति को अपने साथ ऊपर ले गई। सिम्मी ने नियति को एक ड्रेस पहनने को दी और तैयार हो करके अपने रूम में आने को कहा। नियति ने पहले तो मना किया, लेकिन जब सिम्मी ने विनय की कसम दी तो वो मान गई और तैयार हो करके सिम्मी के रूम में गई। रूम बाहर से बंद था। नियति ने जैसे ही हल्का सा गेट पर धक्का दिया, गेट खुल गया और अंदर का नजारा देख करके नियति की आंखें खुली की खुली रह गई। रूम की लाइट ऑफ थी, टेबल में गुलाब की पंखुड़ियां बिखरी पड़ी थी और पूरा रूम कैंडल और बैलून से सजा था। तभी पर्दे के पीछे से विनय और सिम्मी हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे न्यू कहते हुए निकले। अरे आज डेट क्या है? आज तो मैं 22 अप्रैल है, आज तो मेरा बर्थडे है और मैं अपना बर्थडे भूल गई। नियति उदास होते हुए बोली, क्या हुआ तो भूल गई, लेकिन मुझे तो याद था और मैंने ही भाई को बताया था और फिर हम दोनों ने ये प्लान किया कि तुझे सरप्राइज देने का, सिम्मी ने हंसते हुए कहा। लेकिन मम्मा पापा ने भी मुझे विश नहीं किया। नियति फिर से उदास होते हुए बोली, वो मैंने ही उन्हें मना किया था, शाम को घर चलना, तब तेरे लिए सरप्राइज है। सिम्मी फिर बोली, अब कोई केक काटेगा? मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, विनय हंसते हुए बोला। फिर नियति ने केक काटा और फिर उसने सिम्मी को खिलाया। विनय बोला, सारी मेहनत मेरी और केक सिम्मी को। नियति ने हंसते हुए विनय को भी केक खिलाया। फिर दोनों ने सारा केक मिल करके नियति के फेस पर लगा दिया। आज पहली बार अपने बर्थडे पर नियति खुश थी। तभी विनय ने अपने पॉकेट से एक छोटी सी बेस्ट वॉच निकाल करके नियति को गिफ्ट की। नियति ने मना किया तो सिम्मी बोली, रख ले, भाई पहली बार किसी लड़की को कुछ गिफ्ट दे रहा है, वरना तो आजकल इसने अपनी बहनों को भी कुछ ना दिया। नियति अपना हाथ आगे करती है, वो विनय उसके हाथ में वॉच बांध देता है। मैं दादी को केक खिला करके आती
आती हूँ, तुम लोग बातें करो तब तक। इतना कह करके सिम्मी नीचे चली जाती है। अब रूम में नियति और विनय अकेले हैं। तभी विनय नियति से कहता है, नीयू मुझे तुमसे कुछ कहना है और इससे बेहतर दिन इसके लिए कोई और नहीं हो सकता है। वो अपने पास से एक रोज निकाल करके नियति को देता है और कहता है, आई लव यू नीयू, क्या तुम सारी जिंदगी मेरे साथ रहोगी? नियति ये सुन करके बिल्कुल खामोश हो जाती है और मन ही मन सोचती है, यही तो मैं भी कहना चाहती थी और इसने कितनी आसानी से कह दिया। इससे बेहतर गिफ्ट तो मेरे लिए कुछ हो ही नहीं सकता है। और मुस्कुराते ही कहती है, विनय जानते हो मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था अभी मुझे तुमसे प्यार हो गया था, लेकिन कभी कह नहीं पाई, मगर आज तुमने कितनी आसानी से कह दिया आई लव यू टू विनय। मैं हमेशा से तुम्हारी ही हूँ। अब अगर प्यार इजहार हो गया हो तो कुछ खा भी लिया जाए। भाई भाभी सिम्मी दरवाजे पर खड़ी होकर के बोली। नियति शर्मा करके आंखें नीची कर लेती है और फिर सिम्मी खाना ले आती है। फिर तीनों साथ मिल करके खाना खाते हैं। बीच बीच में नियति और विनय एक दूसरे को देख करके मुस्कुरा देते हैं और सिम्मी उन दोनों को देख करके मुस्कुरा देती है। शाम को विनय वापस अपने घर चला जाता है और सिम्मी नियति के साथ उसके घर पहुंचती है। ज्यादा उसके मम्मी पापा ने उसके लिए पार्टी रखी होती है। वो नियति को देख करके उसे बर्थडे विश करते हैं और उसे उसका गिफ्ट देते हैं, नई स्कूटी। नियति स्कूटी को देख करके बहुत खुश हो जाती है। सब मिलकर के पार्टी एंजॉय करते हैं और फिर सिम्मी अपने घर चली जाती है। रात में नीयू विनय को कॉल करती है। फिर दोनों रात भर बात करते हैं। दोनों का एक दूसरे के लिए प्यार बढ़ता जा रहा था और साथ ही साथ जाने का टाइम भी आ रहा था। एक हफ्ते के बाद विनय के दिल्ली जाने का टाइम आ गया और वो दिल्ली जाने से पहले एक लास्ट बार नियति से मिला। उसने पहली बार नियति के माथे पर किस किया और जल्दी वापस आने का वादा करके वहां से चला गया। लेकिन वो अपना दिल और दिमाग सब कुछ नियति के पास छोड़ गया था। उसके लिए नियति ही सब कुछ थी। नियति भी बहुत खुश थी। आखिर उसका प्यार उसे मिल गया था, जिससे वो पिछले 1 साल से बिना कुछ कहे ही प्यार करती थी। आज वो उसके साथ था। विनय ने दिल्ली में कॉलेज जाना शुरू कर दिया और नियति भी 12th में थी। उसके भी स्कूल शुरू हो गए थे। नियति अब रोज स्कूल तो जाती, लेकिन मन उसका विनय के पास ही लगा रहता। सिम्मी उससे कहती, अरे नियति कभी तो भाई के ख्यालों से बाहर निकल आया कर। हम लोग भी इस दुनिया में हैं, हमारा भी ख्याल कर लिया करो भाभी जी। अरे तू तो मेरी जान है, तुझे कैसे भूल सकती हूँ मैं। तेरी वजह से ही तो आज मुझे मेरा प्यार मिल पाया है। नियति हंसते हुए कहती है। रोज सुबह शाम नियति और विनय फोन पर बात करते हैं। एक दूसरे को दिन की सारी बातें बताते हैं। ऐसे ही बात करते करते दिवाली आ जाती है। विनय दिवाली की छुट्टियों पर घर आता है और वो नियति के लिए एक छोटा सा प्यारा सा टेडी बियर लाता है। नियति बहुत खुश होती है विनय से टेडी ले करके और कहती है, अब मैं इसका नाम वीनू रखूंगी। जब भी मुझे तुम्हारी याद आएगी तो मैं इससे ही बात कर लिया करूंगी। थैंक यू, आई लव यू सो मच वीनू, आई लव यू टू माई क्यूट डॉल। तुम ऐसे ही खुश रहा करो हमेशा। नियति और विनय दिवाली की छुट्टियों में ज्यादा से ज्यादा टाइम एक दूसरे के साथ बिताते हैं। कभी मूवी तक तो कभी घूमने गए वो दोनों। छुट्टियां खत्म होते ही विनय वापस जाने लगता है तो नियति उसे स्टेशन तक छोड़ने जाती है। एक दूसरे को देख करके आज पहली बार दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। पता नहीं क्यों आज दोनों को एक दूसरे से दूर जाना अच्छा नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था ये दोनों उन दोनों की आखिरी मुलाकात हो। दिवाली के बाद विनय और नियति वापस से अपनी पढ़ाई में लग जाते हैं। नियति के बोर्ड एग्जाम की डेट भी आ जाती है। उसने इस बार बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की थी। उसे बहुत मेहनत करनी पड़ रही थी। वो अब विनय से ज्यादा बात नहीं कर पाती थी। बस विनय के बर्थडे पर नियति ने पूरी रात विनय से बात की थी। विनय के भी सेमेस्टर एग्जाम थे तो वो भी अपनी पढ़ाई में बिजी था। विनय के मम्मी पापा दिल्ली में ही सेटल हो गए थे तो आप वो फैमिली के साथ ही रहता था, इसलिए वो अब नियति से मिलने ही नहीं आ पाता था। फिर भी वो दोनों थोड़ी सी देर बात करके ही खुश हो जाते थे। उन्हें तो बस एक दूसरे की आवाज सुन करके ही खुशी मिल जाती थी। लेकिन
कहते हैं ना, ज्यादा खुशी का अक्सर नजर लग जाती है। वही नियति के साथ भी हुआ था। नियति के एग्जाम खत्म होने वाले थे, बस 2 एग्जाम से ही बाकी थे। तभी एक दिन उसने विनय को फोन किया, उसका फोन बंद आ रहा था। वो पूरे दिन फोन करती रही, विनय का फोन बंद ही आ रहा था। उसने सिम्मी को कॉल करके पूछा तो सिम्मी ने बताया उसे कुछ नहीं पता है। नियति बहुत परेशान थी, उसने कुछ पढ़ाई नहीं की, बस बिना पढ़े ही एग्जाम देने चली गई। एग्जाम से आने के बाद उसने विनय को वापस फोन लगाया, लेकिन उसका फोन बंद आ रहा था। नियति ने विनय को सोशल साइट पर भी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो उसे वहां भी कहीं नहीं मिला। अब नियति बहुत परेशान थी। 3 दिनों से उसकी विनय से बात नहीं हुई। कहाँ वो एक दिन भी विनय से बात किए बिना नहीं रह पाती थी। पिछले 2 सालों में ऐसा उसने विनय के अलावा कुछ सोचा ही नहीं था। उसके एग्जाम्स भी खत्म हो गए थे। नियति को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि विनय को हुआ क्या है, वो कहाँ है, कैसा है। जब नियति के लिए सारे दरवाजे बंद हो गए तो वो पूरी उम्मीद के साथ सिम्मी के घर गई, लेकिन वहाँ उसके साथ जो हुआ उसने कभी सोचा भी नहीं था। सिम्मी के घर पहुंचने पर नियति को देख करके पहले तो सिम्मी बहुत खुश हुई, लेकिन जब नियति ने विनय के बारे में सिम्मी से पूछा तो सिम्मी ने कहा, मुझे भाई के बारे में तुमसे कुछ बात नहीं करनी है। वो बस अब तुमसे बात नहीं करना चाहते। मैं और कुछ नहीं जानती उनके बारे में, तुम भी भूल जाओ भाई को। सिम्मी की बात सुन करके नियति को कुछ समझ नहीं आया। उसके साथ क्या हुआ है, उसका कसूर क्या है, उसने ऐसा क्या कर दिया जो विनय उससे बात नहीं करना चाहते। नियति चुपचाप घर वापस आ गई। उसने सुसाइड करने की भी कोशिश की, लेकिन माँ पापा ने बचा लिया। सिम्मी ने भी उससे बात करना बंद कर दिया। बिल्कुल अकेली हो गई थी नियति। एग्जाम का रिजल्ट आ गया था, वो अच्छे नंबरों से पास हुई थी, लेकिन उसे कोई खुशी नहीं हुई। नए कॉलेज में एडमिशन ले लिया, लेकिन नियति हंसना क्या मुस्कुराना भी भूल गई थी। 3 साल तक वो कॉलेज में तो रही, लेकिन बिल्कुल ऐसे इंसान बनकर के जिसमें जान तो थी लेकिन वो जिंदा नहीं थी। कॉलेज के बाद वो जॉब करने बंगलोर चली आई। उसे अब ये यकीन था कि विनय अब कभी नहीं आएगा। 6 साल के बाद, मतलब आज। लेकिन आज ऑफिस में नए बॉस का नाम सुन करके नियति को फिर से विनय की याद आ गई थी। नियति यही सोच रही थी कि अगर वही विनय होगा तो पूछूंगी जरूर कि छोड़ करके क्यों गया था, क्या हुआ था ऐसा, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने मेरे प्यार करने की इतनी बड़ी सजा दी। यही सोचते सोचते नियति को नींद आ गई। अगले दिन रविवार था, इसलिए नियति के ऑफिस को हॉलीडे था। नियति आराम से सोती रही। 11 बजे मम्मा की कॉल से नियति की आंखें खुली। मम्मा से बात करने के बाद नियति फ्रेश हो करके कॉफ़ी बनाने किचन में गई। कॉफ़ी ले करके सोफे में बैठ करके कुछ सोचने लगी और उसके बाद उसने अपना फ़ोन उठाया और उसमें एक नंबर मिलाया। उधर से आवाज़ आई, हेलो हेलो, कौन? ये सिम्मी थी, जिसको सालों बाद नियति ने फोन लगाया था। नियति की आंखों से आंसू बहने लगे, फिर संभल करके बोली, हेलो मैं नियति। हाय सिम्मी, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ, तू कैसी है? अब याद आई तुझे मेरी? तूने भाई की वजह से मुझे भी छोड़ दिया नियति। क्यों? तू तो मेरे बचपन की दोस्त थी, फिर भी तूने मुझसे सारे रिश्ते तोड़ दिए। बस इतनी ही दोस्ती थी ना हमारी। सॉरी सिम्मी, मुझे उस वक्त कुछ समझ में नहीं आया। मैं क्या करती, तू तो जानती है विनय से मैं कितना प्यार करती थी। उसके बिना रहना मेरे लिए मुश्किल था और तुझे देखती तो हमेशा उसकी याद आती, इसलिए तुझसे दूर हो गई। मैं अच्छी हूँ, नियति ने आंसू पोंछते हुए कहा। आज सालों बाद नियति इतना रोई थी। आज उसे अपनी गलती का एहसास भी हो रहा था कि उसने विनय के किए की सजा सिम्मी को दी थी। वो तो खुद अब सिम्मी की गुनहगार थी। और तू अभी कहाँ है? सिम्मी ने नियति से पूछा। मैं बेंगलोर में हूँ।
मैं तुझसे एक बात पूछूं, सच सच बताएगी? नियति ने कहा। हाँ पूछ, तुझसे कभी झूठ नहीं बोलती, सिम्मी बोली। विनय इस टाइम पर कहाँ है? नियति ने पूछा। सिम्मी पहले तो थोड़ा शांत हो गई, फिर बोली, भाई कुछ दिन पहले तो दिल्ली थे, लेकिन वो बंगलौर जाने की बात कर रहे थे। इतना बोल करके सिम्मी चुप हो गई। ओके थैंक्स, नियति बोली। काफी देर बात करने के बाद नियति ने कॉल रख दी। अब तो भाई का सच नियति को पता चल ही जाएगा, और वो आज भी भाई से उतना ही प्यार करती है। वो अपने आप को कैसे संभालेगी? भाई को तो भी पता नहीं है नियति बंगलोर में है। अभी तो मैं उनको बता भी नहीं पाऊंगी। सिम्मी सोचने लगती है और उसके आंखों से आंसू बहने लगते हैं। इधर सिम्मी से बात करने के बाद नियति को पूरा यकीन हो जाता है कि हो ना हो उसका नया बॉस विनय ही है। नियति एक बात पूछूं? विनय नियति से कहता है। हाँ पूछो, नियति जवाब देती है। अगर मैं तुम्हें छोड़ करके गया तो तुम क्या करोगी? विनय पूछता है। मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। दोबारा छोड़ करके जाने की बात की तो नियति गुस्से से बोलती है, अरे अरे मेरा क्यूट सा बच्चा तो धमकी भी देता है। अच्छा बाबा सॉरी, नहीं जाऊंगा कभी छोड़ करके, विनय नियति के कान पकड़ करके बोलता है। और फिर दोनों हंस देते हैं। नियति अपने और विनय के बारे में सोच रही थी, उसकी आंखें नम थी। दीदी आज खाने में क्या बनाऊं? खाना बनाने वाली नियति से पूछती है, और नियति अपने आंसू पोंछते हुए कहती है, जो भी तुम्हें सही लगे बना दो, मैं सब खा लेती हूँ। खाना खाने के बाद नियति कमरे में जाकर के अपनी और विनय की एक एक बात याद करके रोती है और रोते रोते सो जाती है। अगले दिन सुबह जग करके नियति जल्दी जल्दी तैयार हो करके ऑफिस पहुँचती है। आज उसे हर हाल में अपने और विनय के सवालों का जवाब चाहिए था। ऑफिस में अभी ज्यादा लोग नहीं आए थे, अभी बॉस भी नहीं आए थे। नियति जा करके अपने काम करने लगती है। तभी उसकी सहकर्मी रीता उसके पास आकर के उससे कहती है, नए बॉस को देखा है? कितना स्मार्ट है। नियति कहती है, मुझे क्या लेना देना है नए बॉस से? चल कोई नहीं, मैं तो बस ये बताने आई थी कि ये नए बॉस ना आज मीटिंग के लिए बुलाया है 11 बजे। ठीक है मैं पहुंच जाऊंगी। देखना तो नियति भी चाहती थी नए बॉस को। 4 साल पहले देखा था उसने विनय को, ना जाने वो अब कैसा दिखता होगा, लेकिन मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मुझे बस अपने सवालों के जवाब पूछने हैं उससे, नियति मन ही मन सोचती है। 11 बजे सब मीटिंग के लिए बॉस के ऑफिस में पहुंचते हैं। सब एक एक करके बॉस से मिलते हैं। नियति सबसे बाद में पहुंचती है। नियति को देख करके विनय के चेहरे का रंग उड़ जाता है और वो खामोश हो जाता है। हेलो सर, मैं नियति कहती है। नियति तो पहले ही जान गई थी कि ये उसका ही विनय है, लेकिन विनय को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था वो क्या बोले। जिस इंसान से वो पिछले 4 सालों से भाग रहा था, वो अचानक सामने आ जाएगा उसने कभी नहीं सोचा था। हेलो हेलो मिस नियति, विनय के शब्द लड़खड़ा रहे थे। सबके बैठने के बाद विनय ने सबको काम समझाया, लेकिन उसने नियति को एक भी बार नहीं देखा, जबकि नियति पूरे टाइम विनय को ही देखती रही। मीटिंग के बाद सब अपने अपने काम में लग गए। बस 2 ही इंसान ऐसे थे जिन्हें ये नहीं समझ आ रहा था कि वो क्या करें। नियति विनय से सवाल पूछना चाहती थी, लेकिन पूछ नहीं पा रही थी, और विनय नियति को देखना तो चाहता था, उससे बात करना चाहता था, लेकिन कर नहीं सकता था। जब विनय से रहा नहीं गया, तब वो ऑफिस से घर चला आया। आज सालों बाद उसने नियति को देखा था। उसका मन नियति को गले लगा करके रोने का था, लेकिन वो नहीं कर सकता था। आज पूरी रात विनय सो नहीं पाया। विनय यही सोच रहा था कि मैं हर रोज नियति को उदास नहीं देख सकता, लेकिन सच भी तो नहीं बता सकता, वरना वो पूरी तरह से टूट जाएगी। मेरा उससे दूर रहना ही सही है। वो मुझसे नफरत ही करे तो अच्छा है, मैं उसकी जिंदगी तो खराब नहीं कर सकता। उधर नियति भी अपने सवालों को लेकर के पूरी रात सो नहीं पाई। अगली सुबह नियति जल्दी से तैयार होकर के ऑफिस के लिए निकल गई। विनय भी नियति को देखने के लिए ऑफिस जल्दी चला आया था। नियति ने देखा ऑफिस में इक्का दुक्का लोग ही आए थे। उसने प्यून से बॉस के बारे में पूछा तो नियति बिना कुछ सोचे समझे सीधे विनय के केबिन में चली गई। विनय
फोन पर किसी से बात कर रहा था। नियति को देख करके उसे शौक लगा, लेकिन फिर फोन रख करके बोला, हेलो मिस नियति। विनय इससे पहले कुछ और बोलता, नियति ने सीधे विनय से सवाल किया, विनय तुमने ऐसा क्यों किया? अगर तुम्हें मुझसे प्यार नहीं था तो पहले ही बोल देते। तुमने क्यों मेरी लाइफ बर्बाद कर दी? क्यों विनय, क्यों? तुमने कभी सोचा कैसे जीऊंगी मैं, जबकि तुम्हें पता था ना कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। इतना कह करके नियति वहीं बैठ करके रोने लगी। विनय के दिल में आया कि वो जा करके नियति को गले लगा ले, उसे रोने ना दे, लेकिन वो मजबूर था, क्योंकि अगर नियति को उसके प्यार का एहसास हो गया तो वो उससे कभी नफरत नहीं कर पाएगी। नियति, वो सब खत्म हो चुका है, जो भी हमारे बीच था वो प्यार नहीं, सिर्फ अट्रैक्शन था। अब मुझे उस बारे में कोई बात नहीं करनी है। सो बेटर रहेगा मिस नियति आप भी ना करें। आप यहाँ मेरी एम्प्लॉई हैं, मैं आपका बॉस, इसलिए मैनर से बात करें। विनय ने जानबूझ करके गुस्सा दिखाते हुए कहा, ठीक है सर, मैं अब किसी भी बारे में आपसे बात नहीं करूंगी। एक लिफाफा विनय को पकड़ाते हुए नियति बोली, ये रहा मेरा रिजाइन लेटर, अब मैं यहाँ काम नहीं कर सकती। गुड बाय मिस्टर विनय मल्होत्रा, आई हेट यू। अब आप दोबारा कभी मेरी शक्ल भी नहीं देखेंगे। इतना बोल करके नियति आंसू पोंछते हुए विनय के केबिन से बाहर निकल करके अपना बैग लेने के बाद ऑफिस से बाहर निकल गई। नियति के जाने के बाद विनय वहीं कुर्सी में बैठ गया। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे। उसने इस दुनिया में जिससे सबसे ज्यादा प्यार किया था, उसका दिल एक बार फिर उसने तोड़ करके दिखा दिया था। अब तो सच में नियति उससे नफरत करने लगी थी। नियति कभी विनय की शक्ल नहीं देखना चाहती थी। यही सोचते सोचते विनय वहीं ऑफिस में बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद जब मैनेजर केबिन में आया तो उसने विनय को बेहोश देखा तो उसने विनय के डैड को कॉल किया और वो उससे जल्दी जल्दी सिटी हॉस्पिटल ले आए। विनय के डैड के आंसू नहीं रुक रहे थे, क्योंकि शायद उन्हें आने वाले वक्त का पता था। वो डॉक्टर से बोले, डॉक्टर मेरा बेटा सही हो जाएगा ना? देखिए मिस्टर मल्होत्रा, हमने आपको पहले ही बताया था ये उसकी लास्ट स्टेज है और कब क्या हो जाए हम कुछ कह नहीं सकते हैं, डॉक्टर ने कहा। विनय के डैड वहीं जमीन पर बैठ गए। इधर नियति इन सब बातों से बेखबर ऑफिस से अपने फ्लैट पर गई। मम्मा को कॉल करके अपने आने की बात बताई और जल्दी जल्दी अपना सामान पैक करने लगी। वो रोते रोते अपना सामान पैक कर रही और विनय की कही एक एक बात सोच रही थी। सामान पैक करके वो स्टेशन के लिए निकल गई। स्टेशन पर बैठ करके वो ट्रेन का वेट कर रही थी। ट्रेन आने में अभी आधे घंटे बाकी थे कि तभी नियति का फोन बजा। फोन विनय के डैड का था। हेलो कौन? नियति ने पूछा। हेलो नियति बेटा, मैं विनय का डैड बोल रहा हूँ, तुम जल्दी से सिटी हॉस्पिटल आ जाओ। विनय बार बार तुम्हारा ही नाम ले रहा है। हॉस्पिटल का नाम सुनते ही नियति के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। क्या हुआ विनय को? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो जल्दी से स्टेशन से निकल करके टैक्सी लेकर के हॉस्पिटल पहुंची। हॉस्पिटल के बाहर ही उसे सिम्मी मिल गई। सालों बाद सिम्मी नियति से मिली थी। तुम यहाँ कब आई? नियति ने पूछा। कल ही आई हूँ, भाई ने बुलाया था, सिम्मी बोली और फिर दोनों जल्दी जल्दी हॉस्पिटल के अंदर गई। सिम्मी विनय के डैड को जानती थी, इसलिए उसने नियति को बताया। नियति ने जब विनय के डैड से पूछा कि विनय को क्या हुआ है तो उन्होंने बताया कि उसे दिल की बीमारी है और उसके पास अब ज्यादा टाइम नहीं है। वो बस आखिरी टाइम में नियति से मिलना चाहता है। नियति को ऐसा लग रहा था कि उसके पैरों के नीचे से किसी ने जमीन खींच ली हो। वो जल्दी जल्दी भागते हुए विनय के आईसीयू वार्ड की तरफ बढ़ गई। डॉक्टर ने उसे अकेले मिलने की इजाजत दे दी। नियति को देख करके विनय की आंखों में आंसू आ गए और वो बोला, लो जा रहा हूँ मैं, अब कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। नियति ने अपने हाथों से उसका मुंह बंद कर दिया और उसके पास बैठ गई। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया विनय? प्यार करते थे ना मुझसे, फिर सारी तकलीफ अकेले ही क्यों सहते रहते? नियति ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा। क्या बताता नियति तुम्हें मैं? उस दिन तुमसे बात करने के बाद मुझे चक्कर आ गए थे। डैड हॉस्पिटल ले गए तो डॉक्टर ने बताया कि मुझे दिल की बीमारी है। मेरे पास कुछ सालों के ही टाइम थे, कितना ये भी नहीं पता था मुझे, कभी भी कुछ भी हो सकता था। पहले तो मैं बहुत रोया, मुझे मौत से डर नहीं लगता था, लेकिन तुमसे मिलने के बाद मैं और जिंदगी जीना चाहता था। तुम्हारे
तुम्हारे साथ सारी जिंदगी गुजारना चाहता था तुम्हारे साथ, लेकिन फिर मैंने फैसला किया कि अपने लिए तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगा। मैंने सिम्मी को सब बता दिया और उसे अपनी कसम दे दी। मैंने अपने सारे नंबर भी बंद कर दिए, खुद को सबसे दूर कर लिया। मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता था नियति, क्या करता मैं। हो सके तो मुझे माफ कर देना। विनय ने नियति को सारी सच्चाई बता दी थी। नियति बस रोए जा रही थी। जिस इंसान को उसने इतना गलत समझा, उसने तो कभी उसके सिवाय किसी से प्यार ही नहीं किया। विनय बोला, मैं आज भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अगले जन्म में अपनी अधूरी मोहब्बत को पूरा जरूर करूँगा। इस जन्म में हमारा साथ यहीं तक था। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ विनय, आज भी। आई लव यू सो मच ऑलवेज। नियति, क्या तुम मेरी एक लास्ट विश पूरी करोगी? हाँ बोलो विनय, मुझे बस एक बार गले से लगा लो। नियति विनय को गले लगाती है और जब उसे देखती है तो विनय की सांसें रुक चुकी होती है। नियति जल्दी जल्दी डॉक्टर को बुलाती है और डॉक्टर आ करके सबको बताते हैं कि आई एम सॉरी, ही इज नो मोर। विनय अब हमेशा के लिए चला गया था और नियति बेहोश हो जाती है। सिम्मी उसे संभालती है और उसे विनय के घर लेकर के आती है। कुछ टाइम बाद उसे होश आता है और वो फैसला करती है, विनय चला गया लेकिन मैं अपने दिल में उसकी यादों को हमेशा जिंदा रखूंगी। मेरे जिंदगी में बस विनय के अलावा कोई नहीं आएगा। मैं अपनी अधूरी मोहब्बत को पूरा करूंगी विनय की यादों के साथ। 8 साल के बाद मम्मा देखो ना, ये मेरे साथ का पेड़ कितना बड़ा हो गया है और आपने मेरा और इस पेड़ दोनों का नाम विनय ही रखा है। क्यों? क्योंकि विनय आपके पापा का नाम है। लेकिन पापा अभी कहाँ है मम्मा? वो भगवान जी के पास गए हैं आपके लिए चॉकलेट लाने। नियति विनय की तस्वीर की तरफ देख करके कहती है। विनय के जाने के बाद नियति ने एक बच्चे को गोद लिया था और उसका नाम भी विनय रखा था तथा विनय के याद में लगाए गए पेड़ का नाम भी विनय रखा था। अब उसका बेटा ही उसके लिए सब कुछ था। वो अपनी अधूरी मोहब्बत को पूरा करने की कोशिश कर रही थी। तो मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी? आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।